और आपको ये जान के हैरानी होगी कि अभी 2024 में हमने 15 लाख इंजीनियर्स ग्रेजुएट हुए हैं और उसमें से केवल 65% ही जो हैं उनको जॉब मिलेगी, 35% विल रिमेन अनएम्प्लॉयबल। बहुत सारे लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं। मैंने अपने पॉडकास्ट में भी ऐसे यंग एंटरप्रेन्योर्स को बुलाया है जो 22 ईयर्स, 23 ईयर्स, 24 ईयर्स में वो सब कर पा रहे हैं जो हम आज भी नहीं करते। आई अंडरस्टैंड कि फर्स्ट जॉब या सेकंड जॉब आपकी फुलफिलिंग नहीं होगी, it will not give you what you really want to do, but every role will give you something to learn. पेरेंट्स बोलते थे पहले कि 10वीं कर लो, 12वीं कर लो, अच्छा ग्रेजुएशन कर लो, फिर पढ़ना नहीं है, फिर जॉब करना है, ठीक है पढ़ाई खत्म हो जाएगी। वो अब नहीं है। मैं तो अपनी बेटी को अभी भी बोलता हूँ जब तक आप जीवित हो तब तक आपको पढ़ना है। रिसेंटली चल रहा है L&T चेयरमैन ने बोला 90 घंटे 100 घंटे का दिन होना चाहिए, तो हर कोई आके बोल रहा है कि ये ऐसा क्यों नेगेटिव क्यों जा रहे हो, उसको पॉजिटिव लो ना कि पेरेंट्स की मनी से वो एजुकेशन कर रहे हैं, जॉब भी अच्छी लग गई है, जॉब में भी जो कर रहे हैं उसका अपना पैसा खर्च कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो उन्हें लगता है यार ये तो मुझे मिलना ही चाहिए था। जो आपने कहा ना फीलिंग ऑफ एंटाइटलमेंट, वो वहाँ पे किल हो जाता है जब उनको फर्स्ट फेलियर अपने करियर में दिखता है। फर्स्ट फेलियर जरूरी नहीं है आपको अभी मिले, वो 10 साल बाद भी मिल जाता है। तो मेरे पास कई सारे स्टूडेंट्स आते हैं, उससे कहते हैं कि सर मेरे पास ना कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी नहीं है, मैं इंग्लिश में कम्युनिकेट नहीं अच्छा कर पाता। मैं कहता हूँ अच्छा आप मेहनत क्या कर रहे हो? नहीं सर ये तो मेहनत तो कुछ नहीं कर रहा। तो कैसे हो जाएगी बिना मेहनत के? तो मेरा तो सबसे बड़ा लेसन ही यही है कि रिस्क लो अपने करियर में, अपनी लाइफ में, और उस रिस्क को एंजॉय करो। और रिस्क में सक्सेस होगा या फेलियर होगा वो आपको अभी नहीं पता। जब तक वो रिस्क लोगे नहीं तब तक कैसे मालूम चलेगा कि उसमें आप सक्सेस हुए या फेल हुए। Hi Abhishek, welcome to Talking Through. And first of all, thank you so much for accepting our request and giving your time for this podcast. I really appreciate. Thanks Rahul, pleasure is all mine. देखते हैं आज क्या धमाका मचाते हैं हम लोग। Absolutely, absolutely. तो इस पॉडकास्ट को फॉर्मली शुरू करते हुए मेरा पहला क्वेश्चन आपसे आपके पॉडकास्ट से रिलेटेड है। आई नो आपने लास्ट 1 ईयर में काफी सारे पॉडकास्ट एपिसोड शूट किए हैं, तो मैं कुछ बैकग्राउंड आपसे जानना चाहता हूँ। आपको कहाँ से कैसे इंस्पिरेशन मिला अपार्ट फ्रॉम योर प्रोफेशनल करियर? आपने कैसे टाइम निकाला इस पॉडकास्ट को कैसे शुरू किया? अगर ये जर्नी आप हमारी ऑडियंस के साथ शेयर करना चाहें। श्योर। तो राहुल, शुरुआत मेरी इसकी ऐसे हुई कि मैं न्यूज़पेपर्स पढ़ता हूँ और मैं सुबह आर्टिकल्स देख रहा था। तो एक आर्टिकल में मैंने पढ़ा कि हमारे हर 2 ग्रेजुएट्स इन इंडिया एजुकेशन सिस्टम में केवल 1 ग्रेजुएट एम्प्लॉयबल है। और आपको ये जान के हैरानी होगी कि अभी 2024 में हमने 15 लाख इंजीनियर्स ग्रेजुएट हुए हैं और उसमें से केवल 65% ही जो हैं उनको जॉब मिलेगी, 35% विल रिमेन अनएम्प्लॉयबल। एंड व्हेन आई एम सेइंग अनएम्प्लॉयबल, आई एम नॉट सेइंग दे आर अनएम्प्लॉयड, विच मीन्स कि उनके पास वो राइट स्किल्स नहीं है जो उन्हें चाहिए जिससे कि वो जॉब पा सके। तो इसी को ही गैप को फिल करने के लिए मैंने सोचा क्यों ना एक ऐसा इनिशिएटिव, एक ऐसा कुछ किया जाए जिससे उनको वो नॉलेज शेयर की जाए। तो मैं अपने पॉडकास्ट में इंडस्ट्री से लीडर्स को बुलाता हूँ और उनसे डिस्कस करता हूँ कि उनके रोल में यदि किसी को आना हो तो क्या स्किल्स चाहिए, कैसे डेवलप कर सकते हैं, क्या कोर्सेज हैं। तो वो एक गैप फिल करने की कोशिश कर रहा हूँ। करेक्ट। तो वही सबसे बड़ा मेरा ऑब्जेक्टिव यही था कि कैसे मैं ये नई जनरेशन को हेल्प कर सकूं। राइट। एंड इन योर पॉडकास्ट यू इनवाइट गेस्ट फ्रॉम वेरियस बैकग्राउंड, इंडस्ट्री, डोमेन एक्सपर्टीज. सो हाउ डू यू डिसाइड व्हिच एक्सपर्ट यू नीड टू रीच आउट एंड व्हाट इज द ओवरऑल प्रोसेस? ओके, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। मैंने कभी इसके बारे में सोचा नहीं, बट अब जब मैं सोचूं तो मैं एक कॉन्सेप्ट फॉलो करता हूँ 3 C's का। सो फर्स्ट इज कि एक कंपेलिंग स्टोरी होनी बहुत जरूरी है। सेकंड जो है वो कनेक्शन होना बहुत जरूरी है। और थर्ड जो है वो उस गेस्ट का एक क्रेडिबल इम्पैक्ट होना बहुत जरूरी है। जब मैं बात कर रहा हूं कि एक आपका कनेक्शन होना बहुत जरूरी है कि क्या वो कनेक्ट कर पाए ऑडियंस उस गेस्ट से वो कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। यदि उनको लगेगा कि वो भी वही है, उन्हीं में से एक है, तभी वो उससे कनेक्ट कर पाएगा, है ना। और उनकी जो स्टोरीज हैं वो स्टोरीज ऐसी ही हैं। मेरे ऐसा कोई भी ऐसा गेस्ट नहीं आया जिसकी स्टोरी हो कि यार अच्छा मैंने तो बहुत ही ऑलरेडी एजुकेशन में टॉप था, हर चीज बहुत अच्छी। हर किसी की एक अपनी एक कहते हैं ना कि संघर्ष की कहानी है। तो वो कहानी को सुन के आपको लगता है कि हाँ यार ये इसकी कहानी ना मेरी कहानी से बहुत मिलती है। People can resonate and they can inspire. तो मेरे यही 3 C's
का बेस रहता है जब भी मैं किसी एक गेस्ट को सोचता हूं कि मैं उसको बुलाना चाहता हूं। That's great. And since we talked about stories, काफी सारी एनेक्डोट कहानियां जो आपके गेस्ट आते होंगे वो सुनाते होंगे ताकि गेस्ट उससे रिलेट करें, इंस्पायर हो। तो ऐसी कोई स्टोरी जिसने पर्सनली आपको इंस्पायर किया हो, या किसी गेस्ट ने कोई आपको ऐसा एक मोटिवेशनल थॉट प्रोवोकिंग कोई चीज बताई हो, अगर आप उसको शेयर करना चाहें तो वैसे तो हर गेस्ट से राहुल बहुत कुछ सीखने को मिलता है, क्योंकि हर गेस्ट की एक अपनी यूनिक स्टोरी होती है। एक स्टोरी बतानी बड़ी मुश्किल है, बट हाँ, मैं मेरे एक गेस्ट आए थे, अमर चौधरी, ही इज अ मोटिवेशनल स्पीकर। तो मैंने उनको काफी सुना है, बट मैंने ना कभी उनका बैकग्राउंड नहीं देखा था। तो पहली बार मालूम चला कि वो एक ऐसे सोसाइटी से आ रहे हैं जो कि गुर्जर है, गुर्जर समाज है। वहां से कोई एक मोटिवेशनल स्पीकर निकल के आता है, वही अपने आप में एक बहुत बड़ी मेरे लिए एक लर्निंग थी कि हमने क्या है ना कि कुछ चीजों को स्टीरियोटाइप कर देते हैं कि अच्छा वो लोग हैं, उनकी वॉइस इतनी स्ट्रांग होती है, वो ऐसे बोलते हैं, उनका टोन बिल्कुल डिफरेंट है, तो वो कैसे मोटिवेशन कैसे कर सकते हैं। सेकंड उन्होंने बोला, जब मैं उनसे पूरी डिस्कशन कर रहा था, वो कहते हैं अपने आप को मोटिवेशन नहीं, मोटिव एक्शन स्पीकर बोलते हैं वो अपने आप को। उसके साथ मुझे जो वहां पे मैं रेसोनेट कर पाया वो यही कर पाया कि हम हर बोल देते हैं कि मोटिवेट करो किसी को, मोटिवेट करने से कुछ नहीं होता, मोटिवेशन के साथ एक एक्शन लेना बहुत जरूरी है। वो मेरे लिए एक बहुत बड़ी लर्निंग थी, क्योंकि मैं भी जब कई बार अपने बेटी से भी बात करता हूँ या अपने स्टूडेंट से बात करता हूँ या कॉर्पोरेट में किसी को गाइड कर रहा हूँ, तो मोटिवेट तो कर पाते हैं, बट कई बार हम एक्शन नहीं दे पाते उनको कि वो उस पर काम कैसे करें। तो और वो उनको भी लेना है, बट आप भी दे सकते हो जब आप किसी को मोटिवेट कर रहे हो। तो वो मेरे लिए बहुत बड़ी लर्निंग थी। एंड आप जिस तरीके से काम कर रहे हैं थ्रू योर पॉडकास्ट, आप इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स और यंग प्रोफेशनल्स को कनेक्ट कर रहे हैं, सो आपके हिसाब से ये उनके एम्पावरमेंट, नॉलेज एनहांसमेंट में किस तरीके से हेल्प कर रहा है, और आप क्या मैसेज देना चाहते हैं अपने पॉडकास्ट के थ्रू अपनी ऑडियंस को? बहुत ही एक अगेन मैं कहूँगा कि मैं तो यही चाहता हूँ कि हर किसी को मेरे पॉडकास्ट से कुछ ना कुछ लर्निंग मिले। बट आपने जब बोला ही है तो मैं उसको एक 4 भागों में डिवाइड करना चाहता हूं कि एक होता है एंगेज, कि क्या वो उस जो, जैसे मैंने कहा स्टार्टिंग में भी कहा, कि वो जो उस गेस्ट से कनेक्ट कर पा रहा है, तो वो यदि एंगेज करेगा तो वो समझ पाएगा कि उस गेस्ट ने क्या सीखा है, राइट। सेकंड है फिर मैं एजुकेट, कि जो हम बात कर रहे हैं क्या वो उनकी लाइफ में कुछ इंपैक्ट कर पाएंगे इन टर्म्स की लेट्स से हम बात कर रहे हैं कि आपको एक पर्टिकुलर जॉब प्रोफाइल में, लेट्स से हम एआई की बात कर रहे हैं, तो एआई में अभी क्या चल रहा है, एआई में आप जो कॉलेज में पढ़ रहे हो या आपने अपनी प्रोफेशनल करियर में जो कर रहे हो, उसके अलावा और क्या कर सकते हो या क्या मार्केट में ट्रेंड है। सो लेट्स से यदि आपको पाइथन सीखनी है फॉर एआई और आपको एआई एमएल करना है, तो वो पाइथन सीखनी बहुत जरूरी है, वो लैंग्वेज सीखनी बहुत जरूरी है। तो क्या वो अपने आप को उससे एजुकेट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, वो मेरा सेकंड है। थर्ड है इक्विप, जैसे मैंने कहा कि वो क्या उस एजुकेशन से वो अपने आप को इक्विप कर सकते हैं कि अपनी जॉब में ग्रो कर सके। प्रोफेशनल करियर में यही एक मेन है, प्रोफेशनल करियर या पर्सनल करियर में किसी चीज पे भी बात करें कि क्या जो टूल्स दे रहे हैं हम लोग उनको, क्या वो उसको इक्विप कर पा रहे हैं, यूज कर पा रहे हैं और अपना करियर आगे एलिवेट कर पा रहे हैं। तो जो लास्ट है वो एलिवेशन है, कि क्या हम उसी को यूज करके एक नेक्स्ट लेवल पे जा पा रहे हैं या नहीं जा पा रहे हैं। यदि ये 3-4 चीजें वो इन पॉडकास्ट के थ्रू एक्शन ले पाते हैं, तो उससे बड़ा तो मेरे लिए कोई भी मोटिवेशन नहीं है कि मैं बहुत खुश होऊंगा। और मेरे पास ऐसी कितनी सारी स्टोरीज हैं, मेरे पास कितने सारे पिंग आते हैं लिंक्डइन पे, जहाँ पे लोग मुझे बताते हैं कि सर आपका वो पॉडकास्ट देखा, मैंने उस चीज पे काम किया और आज मैं अपने करियर में अच्छा कर पा रहा हूँ। तो वो तो एक अलग ही लेवल पे वो स्माइल आ जाती है मेरे चेहरे पे, यार ये तो मैंने सोचा नहीं था। Really inspiring. Right. And one additional question I like to ask, since we are talking about podcast and all. So आपको और कौन से पॉडकास्टर्स हैं जो इंस्पायर करते हैं, आप उनके पॉडकास्ट डिस्कशंस देखना चाहते हैं, आप काफी कुछ सीखते हैं उनसे, अगर आप कुछ नाम लेना चाहें जस्ट इन केस? नहीं, बहुत सारे आजकल तो पॉडकास्टर्स इतने सारे हैं और हर कोई आपको कुछ ना कुछ इंस्पिरेशन दे रहा होता है और हर किसी का अपना जॉनर है। जैसे राहुल आपका भी एक अपना जॉनर है, राइट। तो हर किसी से सीखने को मिलता है। मैं किसी 1-2 पॉडकास्टर का नाम लूंगा तो अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि बहुत सारे पॉडकास्टर जो फ्रेंड है हमारे, उनके साथ मिलना जुलना रहता है। बट स्टिल जैसे आप
मोटिवेशन के बारे में यदि हम सुनना चाहते हैं, हमको लगता है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि एजुकेशन तो है ही, एजुकेशनल के लिए तो हम काम कर ही रहे हैं, बट एक मोटिवेशन पे काम करना बहुत जरूरी होता है। वो एक जैसे दीपक धैया जी है, आप उनका बहुत ही यंग पॉडकास्टर है, हमारे और आपकी एज से बहुत ज्यादा वो यंग है, तो उनको सुनो तो ऐसा लगता है कि हाँ, मतलब आपने लाइफ में कुछ करा है और हम भी कर सकते हैं, तो मजा आता है उनकी डिस्कशन सुन के, बहुत अच्छा लगता है। Great. Now coming to your professional background, I like to know more about your professional journey and what currently you are doing. I know for a fact, I've gone through your LinkedIn profile. You have like around 15 years of corporate experience and currently working in M&A domain. So would you like to share some more light on this aspect of your career? Sure. तुम राहुल शुरुआत करी थी कुछ 19 साल पहले अपने कॉर्पोरेट करियर की। वो पोस्ट MBA था, बट MBA से पहले भी बहुत जगह पर थोड़ा काम कर रखा था, क्योंकि जैसे हम ना इंडिया में एक हम लोगों के माइंड में रोड ब्लॉक रहता है कि हम कुछ छोटे मोटे काम नहीं करेंगे। यदि हम एजुकेशन कर रहे हैं तो हमें सीधा कॉर्पोरेट लाइफ ही ज्वाइन करनी है, बट मैंने उससे पहले भी बहुत कुछ कर रखा था। मैंने कॉल सेंटर्स भी ज्वाइन करा, मैंने थोड़ी देर सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग भी करी, मैंने स्टॉक ब्रोकिंग भी करी। तो मेरे को एक अलग अलग व्यूज मिल गया था कि मेरे को अब करियर में करना क्या है। तो फिर मैंने MBA करने के बाद अपने कॉलेज से ही फर्स्ट नौकरी लगी थी eValueServe में। सो एक KPO है, तो वहां से हमने करियर स्टार्ट किया, और वहीं से जब करियर स्टार्ट किया तो मालूम चल गया था कि मैनेजमेंट कंसल्टिंग का एक डोमेन होता है, क्योंकि मैं काम करता था प्राइवेट इक्विटी वेंचर कैपिटल्स के साथ में, क्लाइंट फेसिंग रोल हो गया। तो वहां से एक इतना अच्छा स्टार्ट मिल गया कि अच्छा PE VCs जो हैं, प्राइवेट इक्विटी वेंचर कैपिटल्स, ये इतना अच्छा काम कर रहे हैं, नई नई कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं, इतना रिस्क लेते हैं, तो वो बहुत एक इंटरेस्ट आना शुरू हो गया था वहीं से। तो वहां पे काफी दिन काम किया, फिर मैंने एक शिफ्ट किया, दूसरी कंपनी ज्वाइन करी, वहां पे थोड़ा सा प्रोक्योरमेंट को समझा कि प्रोक्योरमेंट में कैसे काम होता है। उसके बाद जो मेरा फर्स्ट मेजर मूव था डायरेक्टली इनटू कंसल्टिंग वाज इनटू EY पार्थेनॉन। सो वहां से मुझे एक ब्रेक मिला, मैंने EY पार्थेनॉन ज्वाइन करी। EY पार्थेनॉन में होता क्या है ना कि कुछ चीजें आपकी लाइफ में ऑटोमेटिकली होने लगती है। सोचा नहीं था कभी कि वहां से मैं EY जाऊंगा। बिग 4 है, मैनेजमेंट कंसल्टिंग में बहुत बड़ा नाम है। तो वहां पे जब ज्वाइन किया, तो जब इंटरव्यू से पहले जो प्रोसेस के लिए स्टार्ट हुआ था वो किसी और प्रोफाइल के लिए हुआ था, बट जब इंटरव्यू प्रोसेस स्टार्ट हुआ तो वो किसी और प्रोफाइल के लिए था, और वो मेरा प्रोफाइल वही था जो मुझे सोचा था मैं करूंगा, बट वो अपने आप मिलता चला गया। वो होता है ना, कहते हैं कि मैनिफेस्ट करो तो अपने आप मिल जाती है चीजें, बट आपके मैनिफेस्टेशन में एक्शन भी था, प्रिपरेशन भी था। हाँ बिल्कुल। तो वो तो क्या है ना कि हमारे अंदर ही से ही है कि अच्छा कुछ सोचा है ना तो उसको करेंगे, और ऐसा नहीं है कि मैं हर बार सक्सेस ही मिली है हर जगह। मैं आपको बताऊं, मैंने कुछ 30 से 40 इंटरव्यू दिए होंगे, तब जाके कोई एक इंटरव्यू क्रैक होता था। कोई आसान नहीं होता। लोगों को लगता है ना कि हर चीज एक आराम से मिल जाती है, नहीं, उसके लिए काम करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। तो बहुत मेहनत करी, इंटरव्यूज क्रैक नहीं होते थे, डिमोटिवेट होते हो, बट अपने आप को फिर खड़ा करना पड़ता है कि नहीं होगा, क्यों नहीं होगा। ये प्रॉब्लम्स थी, यदि तुमको अपने आप को सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट करोगे तो मालूम चल जाएगा कि इंटरव्यू में कहाँ गलतियां करी हैं। उसके ऊपर काम करना बहुत जरूरी है। मैं कई बार बहुत लोगों से मिलता हूँ, वो कहते हैं सर ये हमारे साथ, हम इंटरव्यू में ये नहीं कर पाते। मैंने कहा उस पर काम किया, नहीं सर वो तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। ऑटोमेटिकली कुछ नहीं होता, आपको उस पर मेहनत करनी पड़ती है। exactly. तो वहां से मेहनत करी, EY में पहुंच गए। EY में जो रोल था वो मेरा था मर्जर्स एंड एक्विजिशंस में पोस्ट डील इंटीग्रेशन एंड सेपरेशन। जब डील्स हो जाती हैं, मर्जर्स एंड एक्विजिशंस हो जाते हैं, आई नो बहुत कई बार ऐसी चीजें हैं ये जो हर किसी को समझ नहीं आएंगी, बट फिर भी जब आप कुछ एक्वायर कर लेते हो तो हम बोलते हैं कि अच्छा एक्विजिशन होता है, हम कहते हैं शादी कर ली, दो लोग एक बंधन में बंध गए, हमने कुछ एक्वायर किया। तो शादी को सक्सेसफुल बनाने के लिए उनको एक रिलेशनशिप बिल्ड करनी होती है। तो हम वो कंपनीज के अंदर वो रिलेशनशिप बिल्ड करते हैं, 2 कंपनीज के अंदर, तो उसमें बहुत समय लगता है, 2 साल 3 साल, डिपेंड करता है कि कितनी बड़ी ट्रांजैक्शन है और कितने डिफरेंट लोग हैं वो दो, यदि शादी कर रहे हैं तो। तो वो काम करते थे। तो उसके बाद मैंने ज्वाइन किया जहां पे मैं अभी काम कर रहा हूँ, मर्स्क। ये एक शिपिंग कंपनी है और मैं यहाँ पे अभी सिंगापुर में बेस्ड हूँ। तो इसमें भी यही रोल है, बट इंस्टेड ऑफ सिटिंग एट अ कंसल्टिंग साइड, नाउ आई एम सिटिंग ऑन द क्लाइंट साइड।
सो अब हम कंसल्टेंट्स के साथ काम करते हैं। मजा बिल्कुल, दोनों बोथ द साइड्स ऑफ द टेबल देख के मजा आता है। और प्रोसेस को इन डेप्थ समझने के लिए मैंने ज्वाइन किया था, और एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली कि सिंगापुर में जाके काम करना है। मर्स्क इतना बड़ा ब्रांड है, ये एक शिपिंग कंपनी है, वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट, तो उसके साथ काम करने का मौका मिला, तो हमने कहा क्यों नहीं करते। तो सिंगापुर चले गए, तो अभी सिंगापुर में हैं और इन्हीं के साथ काम कर रहे हैं। तो ये तो हुआ प्रोफेशनल जर्नी। इसके साथ साथ जैसे आपने कहा पॉडकास्टर हूं मैं, तो पॉडकास्ट की जर्नी शुरू करी पिछले 1 साल पहले। हमने स्टार्ट करी दिसंबर 2023 में। तो हमने बता दिया कि मोटिव क्या था पीछे, तो उसी मोटिव को कंटिन्यू कर रहे हैं आज भी। पॉडकास्ट करे जा रहे हैं, लोगों को पहुंचा रहे हैं कि क्या नॉलेज उनको चाहिए, कैसे वो लोग ग्रो कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए कॉर्पोरेट लाइफ में। और इसके साथ एक और चीज़ जो मुझे बहुत मज़ा आता है, वो आता है पढ़ाने में। और ये पढ़ाने में मज़ा मुझे कॉलेज टाइम या स्कूल टाइम से ही आता है। अपने फ्रेंड्स को पढ़ाना, अपने कलीग्स को पढ़ाना, और इवन कॉर्पोरेट लाइफ में ट्रेनिंग्स देना। तो मैंने सोचा क्यों ना एजुकेशन में भी ट्राई किया जाए कि एजुकेशन में कैसे हो सकता है। और ये भी वही है कि होता चला गया। करेक्ट। कुछ मांगा नहीं। एसोसिएटेड विद मेनी यूनिवर्सिटीज एज अ विजिटिंग। हाँ, तो मैं IIFT दिल्ली में एक विजिटिंग फैकल्टी हूँ। मैं मैनेजमेंट कंसल्टिंग का कोर्स पढ़ाता हूँ वहाँ पे। सारे बैचेस मेरे पास है वहाँ पे, चाहे वो फुल टाइम हो, चाहे वो एग्जीक्यूटिव हो, चाहे वो बिजनेस एनालिटिक्स हो, चाहे वो पार्ट टाइम हो। तो जितने भी बैचेस हैं वो मेरे पास है। मैनेजमेंट कंसल्टिंग का 2 क्रेडिट पेपर है, तो वो पढ़ाता हूँ। तो मेरा पढ़ाने का मोटिव ये नहीं है कि मुझे कुछ नॉलेज शेयर करनी है, उन लोगों से इतना कुछ सीखने को मिलता है। नई जनरेशन है, वो उनके पास नए आइडियाज हैं, वो मुझे चैलेंज करते हैं कि सर जो आप ये बोल रहे हो ये अब चेंज हो गया, क्योंकि आपने जो पढ़ा है वो 18 साल पुराना है और अब जो लाइफ है वो बिल्कुल डिफरेंट है। तो अपने आप को जब चैलेंज होता है तो अब जाके उसके ऊपर स्टडी करते हो, एक रिसर्च करते हो कि अच्छा ये कैसे चेंज हो गया। तो वो जो है ना कंटिन्यूअस लर्निंग होती रहती है आपकी। तो ये 2-3 चीजें हैं जो मैं कर रहा हूँ अपनी कॉर्पोरेट लाइफ के साथ। That's great. So, आपने काफी सारी चीजें मुझे अभी बताई, बट मैं आपसे कुछ और एडिशनल एक चीज ये पूछना चाहता हूँ कि इफ यू लुक बैक योर एंटायर करियर जर्नी, इसमें अगर मैं 1-2 चीजें आपसे पूछूं जो आपके लिए बहुत फुलफिलिंग है, इंस्पायरिंग है, कोई लीडर्स के साथ, सीनियर्स के साथ आपने काम किया है जिन्होंने आपको काफी मोटिवेट किया है या इंस्पायर किया है, अगर वैसा कोई स्टोरी हो जो हमारे ऑडियंस को भी इंस्पायर करे, वो अगर आप बताना चाहें तो। बिल्कुल, बहुत सारे लीडर्स के साथ काम करने को मौका मिला। हर लीडर का एक अपना लीडरशिप स्टाइल होता है, तो मैंने वही लीडरशिप स्टाइल अपने आप में भी जहाँ जहाँ से मिलता गया, अपने आप को उस हिसाब से आप इम्प्रूव करते रहे। मेरे एक लीडर है, मेरे 2-3 लीडर्स हैं जो मुझे अभी तक याद है और जिनके साथ मुझे अभी भी कभी मौका मिल जाएगा मैं दोबारा काम कर लूँगा। एक मेरे लीडर थे EY में, मनु जैन करके। तो उन्होंने अपनी जब टीम बिल्ड कर रहे थे तो उन्होंने मुझे हायर किया था टीम बिल्ड करने के लिए। उन्होंने मुझे फ्री हैंड दिया था कि अभिषेक जो करना है वो करो, तुम्हारी टीम है, तुम्हें कैसे ग्रो करना है, तुम्हें कैसे ट्रेन करना है, क्योंकि बिल्कुल नई प्रैक्टिस थी, ये प्रैक्टिस थी नहीं हिंदुस्तान में कहीं पर। तो फ्री हैंड दिया और सपोर्ट दिया पीछे से। होता है ना कि मैं खड़ा हूं, तू कर। There has to be someone to fall back upon. बिल्कुल, that will give us immense confidence. जहां पे भी मैं गिरा उन्होंने मुझे वहां सपोर्ट किया। उन्होंने कहा अभिषेक कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़, मैं खड़ा हूं। तो वो एक इतना फ्री हैंड मिला, अपनी टीम का अपना कल्चर डिफाइन करा, और ग्रोथ होने में उसका, उस टीम की ग्रो करने में उनका भी बहुत बड़ा हाथ था। तो वो एक फर्स्ट लीडर थे। फिर सेकंड लीडर मुझे वहीं EY में मिले, एक अभिषेक देव करके, वो अभी भी वहीं पर ही हैं और मैं उनसे अभी भी बहुत टच में हूँ उनके साथ। वो एक एक्स आर्मी मैन है, तो उन्होंने कारगिल में लड़ाई करी थी, तो उसके बाद उनको फोर्स रिटायरमेंट लेनी पड़ी बिकॉज ही गॉट इंजर्ड इन दैट फाइट। तो उनके साथ जब काम करा तो एक अलग पर्सपेक्टिव मिला लाइफ का। क्योंकि जब आप एक एक्स आर्मी मैन के साथ काम करते हो ना, तो एक अनुशासन जो है वो अलग लेवल का होता है। और होता ना कि टीमिंग कल्चर डिफरेंट होता है, क्योंकि उन लोगों ने तो वही चीज देखी है, उनका होता है टीम इज फर्स्ट थिंग, राइट।
नेचुरली इंडियन आपके लिए हिंदुस्तान पहले है, फिर आपकी टीम है, वो ऐसे ही बात करते हैं, राइट। बट जो वहाँ से जो एक इन्वायरमेंट के बारे में समझा कि अच्छा टीम को कैसे मैनेज करना है, टीम के साथ कमांडरी कैसे बनानी है, वो वहाँ से उनसे गाइडेंस मिली। और वही सब चीज़ें मैं अपने आगे कोशिश करता हूँ कि जहाँ पे मैं जा रहा हूँ, जो भी नया चीज़ कर रहा हूँ, तो उसमें वही स्किल्स मेरे अंदर भी हो, ताकि जो मैं आगे दे पा रहा हूँ वो उनको वो एक बेस्ट ऑफ द बेस्ट लीडरशिप क्वालिटीज मिले। Got it. और currently through your podcast, working as visiting faculty, आप काफ़ी सारे young professionals, students के साथ work कर रहे हैं. So basis on your experience, अगर मैं आपसे ये जानना चाहूँ कि young professionals अपने early career में क्या अच्छे decisions लेते हैं या क्या mistakes करते हैं, या उनके mindset में कौन सी positive और कौन सी not so positive चीज़ें हैं जो आपने अपने personal experience से gather की हैं, उसके बारे में अगर कुछ हमारी ऑडियंस को बताएं। Sure, कोशिश करता हूँ। मैं ये तो नहीं कहूँ, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, बट यू कैन स्प्लिट द क्वेश्चन। थोड़ी सी कोशिश करते हैं, बिकॉज ऐसा नहीं है कि दे आर मेकिंग एनी मिस्टेक्स, और बहुत सारे लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, राइट। इट्स नॉट मिस्टेक, द वे दे आर डूइंग मे बी डिफरेंट। हाँ बिल्कुल, वो हमारे और आपके तरीके से बिल्कुल अलग है, बिल्कुल अलग है। बहुत सारे लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं। मैंने अपने पॉडकास्ट में भी ऐसे यंग एंटरप्रेन्योर्स को बुलाया है जो 22 इयर्स, 23 इयर्स, 24 इयर्स में वो सब कर पा रहे हैं जो हम आज भी नहीं करते। ठीक है, तो वो लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, उनके पास एक्सपोजर बहुत है। बट मैं कहूँगा जब आप कॉर्पोरेट लाइफ ज्वाइन करते हैं ना, तो एक जो चीज़ जो बहुत ज़रूरी है हर यंग प्रोफेशनल के लिए, समय देना, अपनी जॉब को समय देना, अपनी लर्निंग कैपेबिलिटी को समय देना। हमें लगता है कि हम सब कुछ पढ़कर आए हैं, हम बिल्कुल तैयार हैं, वो सब कर सकते हैं विच इज रिक्वायर्ड फॉर माई रोल, बट दैट इज नॉट ट्रू। यू हैव टू गिव टाइम, यू हैव टू लर्न फ्रॉम व्हाट यू हैव गॉट इट राइट नाउ। आई अंडरस्टैंड कि फर्स्ट जॉब या सेकेंड जॉब आपकी फुलफिलिंग नहीं होगी, इट विल नॉट गिव यू व्हाट यू रियली वॉन्ट टू डू, बट every role will give you something to learn। मैं ये मान के चलता हूं, क्योंकि मैंने ऐसे बताया ना, मैंने अपने करियर शुरू करने से पहले बहुत सारी चीजें करी, तो मेरे को हर किसी चीज ने कुछ ना कुछ लर्निंग जरूर दी है। और आपको भी वही सोच के चलना है, जो भी आप जिस जॉब में, जिस रोल में हो, आपको वहां से लर्निंग क्या मिल सकती है। सेकेंड चीज जो मुझे लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है हर किसी को समझने के लिए, कि कोई परफेक्ट जॉब नहीं होती। हम होते क्या है, नई जनरेशन ढूंढ रही है एक परफेक्ट जॉब। एक तो पहले तो परफेक्ट कुछ होता नहीं है इस दुनिया में, है ना, तो हमें वो अपने दिमाग से निकालना पड़ेगा कि ये परफेक्शन जो है ना, चाहे वो मेरे में परफेक्शन हो, चाहे वो जॉब में हो, चाहे वो रिलेशनशिप पे हो, ये परफेक्शन वर्ड को थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, मोल्ड करना पड़ेगा। परफेक्शन के साथ आपको कोलैबोरेट करना पड़ता है, परफेक्शन मिलता नहीं है। तो जब भी आप कुछ भी काम कर रहे हो और आपको लग रहा है कि यार ये नहीं, मुझे तो जैसे हम कंसल्टिंग में ना मैकेंजी को बोलते हैं कि यार ये ड्रीम जॉब है मेरी, बट मैंने वो लोग भी देखे हैं, मेरे स्टूडेंट्स जिन्होंने मैकेंजी ज्वाइन करी है, मुझे कॉल करते थे 6 महीने हो गए सर, निकाल लो। ठीक है, क्योंकि उनको एक परफेक्ट जॉब थी उनके दिमाग में कि यदि हमने मैकेंजी ज्वाइन की है तो मुझे ट्रैवलिंग मिलेगी, मुझे क्लाइंट फेसिंग मिलेगी, मुझे अच्छे अच्छे होटल्स में ठहरने को मिलेगा, मुझे तो क्लाइंट्स के साथ भी सी सूट के साथ काम करने को मिलेगा। होता नहीं है, आपको लर्निंग करनी पड़ती है, आपको समय देना पड़ता है उस जॉब को, आपको वो सब कुछ मिलेगा, बट धीरे धीरे मिलेगा। परफेक्ट स्टार्टिंग में नहीं होता, परफेक्ट आपको बनाना पड़ता है अपनी स्किल से, अपनी विल से। तो यदि आप ये कर पा रहे हो ना, तो फिर आप उस जॉब में ही परफेक्शन ढूंढने लगोगे ऑटोमेटिकली। बट आप डोंट फाइंड अ परफेक्ट जॉब आउटसाइड, उसी चीज को परफेक्ट आप ही बना सकते हो। तो मेरी तो सबसे बड़ी लर्निंग और सबसे बड़ी गाइडेंस यही है उन स्टूडेंट्स को भी, कि आप उसी जॉब में परफेक्शन ढूंढो, बाहर मत ढूंढो, क्योंकि फिर आप चेंज ही करते रहोगे। जैसे हम मोबाइल लेते हैं ना, हर साल में 1.5 साल में एप्पल का मोबाइल नया आता है, हम उसमें परफेक्शन ढूंढते हैं, फिर वो कहता है यार ये भी परफेक्ट नहीं था, आई हैव अ न्यू मॉडल फॉर यू, ये परफेक्ट है। उसको पता है वो भी परफेक्ट नहीं है, क्योंकि 1.5 साल में एक और निकाल के लाएगा। तो परफेक्शन कुछ नहीं है, ये केवल माइंडसेट में है कि परफेक्शन परफेक्शन परफेक्शन, राइट। और थर्ड थिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इज कंटिन्यूअस लर्निंग। ये तो हम छोड़ ही नहीं सकते। आज यदि कोई डेटा एंट्री का काम करता था और उसने नहीं सीखा होता तो उसकी जॉब चली गई है। डेटा एंट्री एआई कर देता है,
आपके टूल्स हैं जो कि ये डेटा एंट्री कर देते हैं। सिमिलरली जब मैंने अपना करियर इसमें स्टार्ट किया था प्रोग्रामिंग में, तो हमारे टाइम पे VB और फॉक्स प्रो नाम की 2-3 लैंग्वेजेस होती थी, उस पर काम करते थे। यदि मैं वही करता रहता तो मैं तो आज आपके सामने नहीं बैठा होता। कंटिन्यूअस लर्निंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, और वो हमें छोड़ना नहीं है। अब है ना, पेरेंट्स बोलते थे पहले कि 10वीं कर लो, 12वीं कर लो, अच्छा ग्रेजुएशन कर लो, फिर पढ़ना नहीं है, फिर जॉब करना है, ठीक है पढ़ाई खत्म हो जाएगी। वो अब नहीं है। मैं तो अपनी बेटी को अभी भी बोलता हूँ, बेटा जब तक पढ़ना है, जब तक आप जीवित हो तब तक आपको पढ़ना है। करेक्ट। पढ़ाई नहीं छूटेगी। पहले तो पेरेंट्स बोल देते थे जो एक नजरिया डॉक्टर्स का, लॉयर्स का होता है ना, प्रैक्टिस, हाँ, वही होना चाहिए कि आपको लाइफ लॉन्ग कुछ ना कुछ अपने आप को अपस्किल करना है, अपग्रेड करना है, नॉलेज एक्वायर करना है, कहीं रुकना नहीं है। ये माइंडसेट हमें आने वाली जनरेशन के दिमाग में, कहते हैं ना, एक बीज डालना है, इनकलकेट करना है, वो वाला कल्चर। आई थिंक तभी शायद चीजें चेंज हो पाए। हाँ, जैसे डॉक्टर्स हैं, मैं भी जिस डॉक्टर के पास जाता हूँ अपने आप को कभी दिखाने, वो डॉक्टर के पास 10 बुक्स रखी होती है, कहते अभिषेक नई टेक्नोलॉजीज आ गई, हाँ, नई मेडिसिन हैं जो हमने सुनी भी नहीं थी अपने टाइम पर। मुझे उनको वो कैसे, नए वायरस के वेरिएंट्स आ गए, नए बैक्टीरियाज आ गए, तो पढ़ना तो पड़ेगा, नए सिम्टम्स आ गए, पढ़ना पड़ेगा। मुझे अच्छे से याद है वो जब CAS को जब GST आया था, हाँ, तो क्या उन लोगों की लगी थी। सीरियसली किसी सिलेबस में नहीं, किसी बुक में नहीं था, नया कॉन्सेप्ट है, सबको समझना है। रात रात बैठ के पढ़ते थे। मेरे पास CA फ्रेंड्स से कहते अभिषेक यार क्या हो गया हमारे साथ। हमारी जनरेशन में नहीं होना चाहिए था। तो वही है, आपको कंटिन्यूअस लर्निंग सो इम्पोर्टेंट, क्योंकि आपने नहीं पढ़ा तो आप पीछे रह जाओगे। बिल्कुल। और हो सकता है फिर आपके पास जॉब भी ना हो, करेक्ट। फिर आप कुछ अलग ही लेवल पे चले जाओगे, फिर स्ट्रेस होगा, फिर आपको लगेगा यार ये मेरे साथ क्या हो रहा है। तो उन सब से बचने के लिए एक ही तरीका है कि आपको कंटिन्यूअस लर्निंग करनी है, नई चीजें पढ़ते रहना है। बिल्कुल ठीक। ये रुकना नहीं चाहिए। तो नई जनरेशन के लिए भी है, हमारे लिए भी है। और शायद यही सबसे बड़ी लर्निंग है। जब मैं पॉडकास्ट कर रहा हूँ, मैं आपके साथ बैठा हूँ, तो कुछ चीज़ें आपसे सीखने को मिलेंगी, कुछ चीज़ें मेरे से सीखने को मिलेंगी। जब मैं पॉडकास्ट करता हूँ, अपने गेस्ट के साथ बैठता हूँ, तो ऐसी ऐसी चीज़ें सीखने को मिलती है, उनकी इंडस्ट्री के बारे में, उनके लाइफ के लेसन्स के बारे में, कि अच्छा लगता है यार, अच्छा ये मैं अप्लाई कर सकता हूँ। तभी मैं सक्सेसफुल हूँ। इन टर्म्स ऑफ अपने पॉडकास्ट में सक्सेस तभी मिलेगी जब मेरे पास 2 लोग ऐसे आएंगे जो कहेंगे सर वो लेसन जो था ना आपका बहुत इंटरेस्टिंग था और उससे मैंने ये सीखा, और तभी मुझे मजा आता है। मेरे को तो एक ऐसा मैसेज आ जाए ना, मुझे लगता है यार मेरा सफल हो गया वो पॉडकास्ट। हाँ बिल्कुल। तो ये चीजें हैं जो नई जनरेशन को बहुत ध्यान में रखना है। आई कंप्लीटली एग्री। एक चीज और है जो मैं ऐड कर सकता हूँ इसमें, पॉजिटिव माइंडसेट। ठीक है, वो मुझे लगता है कि न्यू जनरेशन के साथ बहुत लिमिटेड रह गया है पॉजिटिव माइंडसेट। क्योंकि हम जो ये सुनते हैं ना, जैसे अभी रिसेंटली चल रहा है, L&T चेयरमैन ने बोला 90 घंटे 100 घंटे का दिन होना चाहिए, तो हर कोई आके बोल रहा है कि ये ऐसा क्यों नेगेटिव क्यों जा रहे हो, उसको पॉजिटिव लो ना। मैं ये नहीं कह रहा, मैं उसको कोई सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ कि 90 आवर्स 100 आवर्स, मैंने खुद काम किया होगा 100 घंटे हफ्ते में, आपने भी किया होगा, बट आपने उसको पॉजिटिव लिया तो आपके लिए सब कुछ अच्छा है। इसका मतलब यदि आप देख रहे हो कि मैं क्या उतना देर अपने आप को स्ट्रेच कर सकता हूं, तो मेरी जीवन सफल है। करेक्ट। हमको अपनी बाउंड्रीज जो है ना खुद रीडिफाइन करनी पड़ती है। कोई आके नहीं करेगा हमारे लिए बाउंड्रीज रीडिफाइन। मैंने कई बार देखा है, हमारे कॉर्पोरेट में ट्रेनिंग्स होती हैं, तो ट्रेनिंग्स में मालूम चलता है पहले हमें ट्रेनर कुछ बताता नहीं है। ट्रेनर्स कहता है अच्छा ये ब्लॉक्स हैं, आई ब्लाइंड फोल्ड करा है और आपको आपका फ्रेंड बताएगा कि इन ब्लॉक्स को कैसे एक के ऊपर एक लगाना है। तो उसने फर्स्ट टाइम बोला, हम सब बिल्कुल सेफ प्ले कर रहे थे, हमने 6 8 ब्लॉक्स एक के ऊपर एक लगा दिए। ठीक है, हमने कहा हम तो बहुत अच्छे हैं, हमने बहुत अच्छा काम किया। फिर उसने कहा कि क्या आपको पता है कि सबसे ज्यादा ब्लॉक्स कितने लगे? हमने कहा नहीं। कह रहा है आप लोगों में लगे सबसे ज्यादा 8, बट मैंने जितनी ट्रेनिंग्स करी है उसमें सबसे ज्यादा ब्लॉक्स थे 25। हम तो हैरान, हमने कहा हम 8 में हमारी वाट लग गई, हमको लगाने में ब्लाइंड फोल्डेड दूसरा बंदा हेल्प कर रहा है, हमको कैसे लगेगा? उसके बाद आप मानोगे नहीं, जब उसने हमारी बाउंड्रीज रीडिफाइन कर दी 8 से 24, हम 22 तक आराम से पहुंच गए। माइंडसेट शिफ्ट। क्योंकि बाउंड्रीज रीडिफाइन कर दी। आपने जब बाउंड्रीज खुद बना रखी हैं तो एक अलग लेवल था। जब कोई सामने वाला बंदा बोल रहा है नहीं, इस लाइन के आगे भी तू जा सकता है, यहां पर रोल आता है एक लीडर का, जो आपको ये विश्वास दिलाए कि आप कर सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल। और वही पॉजिटिव माइंडसेट है कि आप उसको पॉजिटिवली लेके काम करो। आप ये मत बोलो यार मैंने 8 लगाए तूने ये नहीं देखे,
तू ये बोल रहा है कि 24 लगे थे हाईएस्ट, नहीं यार 8 लगाए, तुम्हें तो 24 तक पहुंचना है, वो पॉजिटिविटी है मेरे दिमाग में। तो मैं 24 के 22 तक तो पहुंचा, 2-3 बार और मेहनत करूंगा तो 24 का मैं 26 भी लगा दूंगा। श्योर। एक और टॉपिक पे मैं आपसे बात और आपकी राय जानना चाहता हूँ, दैट इज फीलिंग ऑफ एंटाइटलमेंट इन आवर करंट जनरेशन। सिंस आपने बहुत काम किया है ऐसे लोगों के साथ, बच्चों के साथ इंटरेक्ट किया है, आई एम नॉट सेइंग कि सारे लोगों में वो चीज़ है, बट ये चीज़ धीरे धीरे बढ़ रही है। आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू इस चीज़ पे, फीलिंग ऑफ एंटाइटलमेंट इन आवर करंट जनरेशन? ये पता है राहुल, मुझे लगता है वो एंटाइटलमेंट जो फीलिंग है ना, वो उनकी तब तक होती है जब तक उन्होंने फेलियर नहीं देखा। जिन्होंने फेलियर देख लिया होता है ना, वो एंटाइटलमेंट खत्म हो जाती है। और ये फीलिंग तब तक रहती है, फेलियर आप कब तक नहीं देखते, आपने 10th 12th करी, ग्रेजुएशन करी, पोस्ट ग्रेजुएशन करी, सब कुछ पेरेंट्स के ऊपर। कुछ बहुत अच्छे स्टूडेंट्स भी होते हैं, मैं ये नहीं कह रहा, जिन्होंने खुद अपने स्कॉलरशिप के बेसिस पर करा, सब कुछ किया आपने। उसके बाद आपको जॉब भी अच्छी मिल गई, बट आपको जब जॉब अच्छी मिल गई, तब जब वहां पे कोई फेलियर होता है ना, तब आपको लगता है कि यार नहीं, वो एंटाइटलमेंट की फीलिंग वहां पे किल हो जाती है। बट मैंने दोनों लोग देखे हैं कि वो लोग जिनको एंटाइटलमेंट की फीलिंग थी और जिनको नहीं थी, और उनको बाद में भी नहीं आई, एंटाइटलमेंट की फीलिंग नहीं थी, तो वो लोग बहुत आगे सक्सेस पाते हैं अपने करियर में, क्योंकि उन्होंने फेलियर्स देखे हैं, वो गिर के उठते हैं और हर बार एक नए लेवल पर उठते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं जहां पे गिरा मैं वहीं से उठ गया, नहीं, मैंने जंप करा, मैंने कुछ और देखा आज। तो वो एंटाइटलमेंट की फीलिंग रहती है, कुछ में होती है, वो उन्हीं में है जिन्होंने अपने पेरेंट्स के ऊपर काम करा होता है, कि पेरेंट्स की मनी से वो एजुकेशन कर रहे हैं, जॉब भी अच्छी लग गई है, जॉब में भी जो कर रहे हैं उसका अपना पैसा खर्च कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो उन्हें लगता है यार ये तो मुझे मिलना ही चाहिए था, जो आपने कहा ना फीलिंग ऑफ एंटाइटलमेंट, वो वहां पे किल हो जाता है जब उनको फर्स्ट फेलियर अपने करियर में दिखता है। फर्स्ट फेलियर जरूरी नहीं है आपको अभी मिले, वो 10 साल बाद भी मिल जाता है, कभी भी मिल सकता है। लोग जॉब चेंज करते हैं, और पिछली कंपनी में स्टार परफॉर्मर्स थे जो मेरे पास आए, मैंने उनको PIP पे डाला, ठीक है, वो वहां पे उनको लगता है यार ये क्या हो गया मेरे साथ, क्योंकि आप जिस काम को कर रहे थे वो एक तरीके से कर रहे थे, यहाँ पे कुछ नया था, तो आप उसको आपने सोचा यार नहीं ये नहीं कर सकता मैं। तो एंटाइटलमेंट की जो सारी की सारी जो फीलिंग थी ना, वो वहां पे खत्म हो जाती है, फिर आपको दोबारा उठना पड़ता है। मेरे साथ भी हुआ, ऐसा नहीं है कि मेरे साथ नहीं हुआ, मेरे को एंटाइटलमेंट की फीलिंग नहीं थी, बट मैं भी गिरा हूँ, फेलियर्स देखे हैं मैंने, जहाँ पे कंपनीज में जाके आप परफॉर्म नहीं कर पाते। परफॉर्मेंस नहीं करने का रीजन कुछ भी हो सकता है, आपकी स्किल्स गैप हो सकती है, आपका माइंडसेट गैप हो सकता है, तो आपको वो गैप और माइंडसेट फिल करना है, वो बहुत जरूरी है। करेक्ट, एक सेंस ऑफ एक्सेप्टेंस होना चाहिए कि मुझ में ये कमी है एंड आई नीड टू वर्क ऑन सर्टेन स्किल्स। बिल्कुल। तो मेरे पास कई सारे स्टूडेंट्स आते हैं, उससे कहते हैं कि सर मेरे पास ना कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी नहीं है, मैं इंग्लिश में कम्युनिकेट नहीं अच्छा कर पाता। मैं कहता हूँ अच्छा आप मेहनत क्या कर रहे हो? नहीं सर ये तो मेहनत तो कुछ नहीं कर रहा। मतलब कैसे हो जाएगी बिना मेहनत के? तो वो आपको एक्सेप्टेंस भी आ गई कि मेरे पास नहीं है, बट आपको उसके लिए एफर्ट भी खुद ही डालने पड़ेंगे, कोई आके नहीं डालेगा आपके लिए। एब्सोल्युटली। और जैसा आजकल हम देख रहे हैं कि हमेशा से गवर्नमेंट जॉब बहुत लिमिटेड रहे हैं इंडिया में, और प्राइवेट सेक्टर में डे बाय डे हाई प्रेशर जॉब्स आते जा रहे हैं, कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट बढ़ रहा है। तो बेसिस ऑन योर एक्सपीरियंस, आपका इतना लंबा जो करियर है, आपने अपने आप को जैसे इंस्पायर्ड रखा होगा, राइट, मोटिवेटेड रखा है, तो यंग प्रोफेशनल्स के लिए आपकी क्या राय है टू कीप देम एज रेजिलिएंट एंड स्ट्रॉन्ग, और वो अपने करियर में कैसे सक्सेसफुल हो सकते हैं? उसके लिए अगर कुछ एक दो और आपके पास टिप्स हो या कोई ट्रिक्स हो। नो शॉर्टकट्स। हाँ, नो शॉर्टकट्स। लाइफ में शॉर्टकट्स तो होते ही नहीं राहुल। मतलब शॉर्टकट्स आप एक बार ले लोगे, आपको सक्सेस भी मिल जाएगी, कई बार मिल भी जाती है सक्सेस शॉर्टकट लेने से, बट वो सस्टेनेबल नहीं होती। तो टिप्स एज सच, मैंने अभी जो बात करी शायद पॉजिटिव थिंकिंग की, वो फर्स्ट टिप है कि जो भी आप काम कर रहे हो उसको शुरुआत करो एक पॉजिटिव माइंडसेट से। आप क्या, यदि आप उस जॉब को स्टार्ट ही नेगेटिव माइंडसेट से कर रहे हो, होता क्या है कि जब यंग प्रोफेशनल्स कॉर्पोरेट में जाते हैं तो फर्स्ट जॉब जो है ना वो कैंपस से लगती है, और वो आपकी चॉइस की नहीं लगती, हर किसी की। मैं टॉप कॉलेजेस की भी बात कर रहा हूँ, अपनी चॉइस से नहीं लगती, क्योंकि जो कंपनी आई जिसने आपको ले लिया उसके बाद आप दूसरी कंपनी में बैठ नहीं सकते, तो वही आपको जॉब करनी है। आप यदि ये सोच के करोगे कि जो मैं ये काम कर रहा हूं ये मुझे नहीं करना था,
तो वो वहां पे आप उसमें सक्सेस नहीं पा सकते। तो सक्सेसफुल होने के लिए आपको पॉजिटिव माइंडसेट से शुरू करोगे तो आपको वो सक्सेस जरूर मिलेगी। दैट इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच आई विल से कि हर किसी को सोच के काम करना चाहिए टू बी सक्सेसफुल, टू शो दैट रेसिलियंस इन देम, राइट। एंड नेक्स्ट है कि जो भी आप काम कर रहे हो ना उसके बारे में पढ़ाई करो। हम क्या करते हैं कि हम ये सोच के चलते हैं कि जो हमें कॉलेज में पढ़ाया गया वो सफिशिएंट था हमारी जॉब के लिए, बट ऐसा होता नहीं है। क्योंकि आप जिस इंडस्ट्री में जा रहे हो, जिस भी कंपनी में जा रहे हो, वो इंडस्ट्री को पहले समझना पड़ेगा। उस इंडस्ट्री, उस कंपनी, उस कल्चर को समझने के लिए पढ़ाई भी करनी पड़ेगी आपको। पढ़ाई जैसे हमने कहा कंटिन्यूअस लर्निंग, बट ये कंटिन्यूअस लर्निंग तो है ही, बट जहां पे भी काम कर रहे हो ना उसके बारे में पढ़ो, उसकी इंडस्ट्री को समझो इन डिटेल, ताकि आप वहां सक्सेस पा सको। जो निटिग्रिटीज ऑफ दैट इंडस्ट्री है उसके हिसाब से काम कर सको। कंपनी, इंडस्ट्री, आप जिस प्रोडक्ट या सर्विस में डील कर रहे हैं, उनको यूज करने वाले जो कस्टमर्स और क्लाइंट्स हैं, सबके पूरा इकोसिस्टम समझने की जरूरत है। हाँ बिल्कुल। जैसे हम कई बार जब एडवर्टीजमेंट्स देखते हैं, हमको ये लगता है यार ये क्या ये एक्टर खुद यूज कर रहा होगा इस प्रोडक्ट को, और हमें मालूम चलता है नहीं, तो वो एक क्रेडिबिलिटी फैक्टर हो जाता है कि यार प्रमोट कर रहा है लेकिन यूज नहीं कर रहा, वो करेगा भी नहीं, है ना, वो करेगा भी नहीं। तो वो लगता है कि यार ये क्रेडिबिलिटी चली गई। और इसीलिए जैसे आपने कहा ना, जो प्रोडक्ट आप बेच रहे हो, यदि आप सेल्स में भी हो तो आप उस प्रोडक्ट की क्वालिटी तभी बता सकते हो जो आपने यूज किया हो, एग्जैक्टली उसके बारे में पढ़ाओ। तो वही कह रहा हूं कि लोगों को जब जो भी आप कर रहे हो, जिस फील्ड में भी हो, फाइनेंस में हो, सप्लाई चेन में हो, मार्केटिंग में हो, सेल्स में हो, वहां पे पढ़ाई करो उसकी, उस कंपनी का, उस प्रोडक्ट का, तभी आप उसमें एक ग्रोथ पा सकोगे। और जो एक और बात है जो आपने कहा, रेसिलियंस कैसे बिल्ड करा जाए, राइट। गिरने से डरो मत, फेलियर से भागो मत, अपने जॉब में ऐसे डिसीजंस लो जिससे कि जो कि हाई रिस्क हो। हम कई बार ना बहुत सेफ प्ले करते हैं, जैसे हम जितने भी रियलिटी शोज आते हैं आपके डांस के, म्यूजिक के, तो उसमें भी जो जजेस हमें बोलते हैं यार ये तो तुम्हारा जोन है, तुमने तो इससे कुछ नया किया नहीं, है ना, तो कुछ नया करोगे तो ही मुझे समझ में आएगा तुम्हारे में रेसिलियंस है या नहीं है। करेक्ट। वही है आपकी जॉब के साथ भी, आपकी कॉर्पोरेट लाइफ के साथ। ऑलवेज चैलेंज योरसेल्फ, ऑलवेज चैलेंज योरसेल्फ। यदि आप कुछ कर रहे हो और आपको लगता है मुझे एक नेक्स्ट लेवल पे पहुंचना है, तो मुझे समझना पड़ेगा राहुल करता क्या है, राहुल ने ऐसा क्या किया कि वो आज वहां पर है, मैं कैसे पहुंच सकता हूं, वो मुझे अपने आप को कैसे ट्रेन करना है, और हो सकता है उसमें मैं गिरूं। होता क्या है कि कुछ लोग प्रमोट तो हो जाते हैं कंपनीज में, जब वो प्रमोट हो जाते हैं तो उस लेवल पे जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो निभा नहीं पाते, और इसलिए वो देखते हैं कि दूसरा ने नहीं निभाई तो वो डरते हैं कि यार मैं वहां चला गया तो मैं कर नहीं पाऊंगा। वो रेसिलियंस तभी आएगी, रिस्क लो और डरने से घबराओ मत। क्या होगा, गिरोगे ना, कोई ना कोई उठा लेगा। आपके पास, आपके पीछे आपकी फैमिली है, आपके फ्रेंड्स हैं, और कंपनी भी है जिस कंपनी में काम कर रहे हो। आप उस कंपनी को भी ये लेके चलो कि वो भी आप, यदि उन्होंने आपको हायर किया है ना, वो आपको हायर इसीलिए किया है कि वो चाहते हैं कि आप उस कंपनी में रहो। किसी ने इसलिए हायर नहीं किया कि वो आपको निकालना चाहता है। करेक्ट। वो एक माइंडसेट से निकाल दो, वो रेसिलियंस बिल्ड करेगा, क्योंकि आपने गिरने से नहीं डरे और आपने रिस्क लिया, तो आप ग्रोथ करोगे ही करोगे। आज नहीं करोगे, 4 साल बाद करोगे। नोटेड, राइट। और हमने काफी सारी बात की लर्निंग से रिलेटेड, कॉन्टिन्यूअस सेल्फ इम्प्रूवमेंट। आई नो यू आर अ वेल रेड पर्सन, तो अगर कुछ बुक्स का रिकमेंडेशन आप देना चाहें हमारे ऑडियंस को, इन जनरल आपने रिसेंटली या कभी भी पहले कोई बुक्स पढ़ी हो जिन्होंने आपको इंस्पायर किया हो, या काफी कुछ थॉट प्रोवोकिंग आइडिया आपको दिया हो, या इन जनरल आपको पसंद है किसी भी टाइप की कोई बुक्स का रिकमेंडेशन? तो मेरे को ना ऑडियो बायोग्राफीज और बायोग्राफीज पढ़ने में बहुत मजा आता है, लीडर्स की स्पेसिफिकली, क्योंकि उन्होंने अपनी लाइफ में इतना कुछ देखा होता है। और जैसे मैंने कहा ना, उन्होंने फेलियर जरूर देखी है, हर लीडर ने देखा है, फेलियर भी देखा है, और तभी वो सक्सेस तक पहुंचे हैं। तो मुझे वहां पे बहुत इंटरेस्टिंग लगती है। मुझे एक विंग्स ऑफ फायर है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी की, अमेजिंग बुक है, क्योंकि वो मालूम चलता है इंडिया को टेक्नोलॉजी में कैसे सेल्फ रिलायंट बनाया उन्होंने। आप स्टीव जॉब्स पढ़ो, उनकी ऑटोबायोग्राफी पढ़ो, तो आपको मजा आएगा उसकी बायोग्राफी पढ़ने में, कि समझ में आएगा कि उन्होंने क्या क्या कॉन्सेप्ट अपनी कंपनी में लाए, जिससे कि आज वो कंपनीज कहाँ पर हैं। आप जेफ बेजोस पढ़ो, तो आप इनकी बायोग्राफीज पढ़ोगे ना तो आपको समझ में आएगा। रतन टाटा जी की पढ़ो, राइट।
तो यहाँ इनसे बहुत लर्निंग मिलती है मुझे उनसे मोटिवेशन भी बहुत मिलता है कि उन लोगों ने फेलियर को कैसे अपने सक्सेस में चेंज किया। यदि आप देखें तो हर किसी की लाइफ में अपने अपने फेलियर्स थे। स्टीव जॉब्स का तो हर किसी को मालूम है, कंपनी से निकाल दिया गया था, राइट? उनकी अपनी कंपनी से उनको निकाल दिया गया, फिर भी उन्होंने फाइट बैक किया और कंपनी में दोबारा आए, दोबारा अपनी पोजीशन ली और दोबारा उस कंपनी को कहां पहुंचा दिया, हम सब इंस्पिरेशन सब देखते हैं। सिमिलरली डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की यदि आप लाइफ जर्नी देखेंगे, हम देखेंगे कितने छोटे शहर से आए, उन्होंने हमारा पूरा का पूरा सैटेलाइट का और हमारे मिसाइल का प्रोग्राम ही चेंज कर दिया, राइट? उसके बाद प्रेसिडेंट तक बने हिंदुस्तान के, राइट? तो आप उनकी स्टोरीज देखेंगे कि कोई भी कहीं भी पहुंच सकता है। हम बात कर रहे हैं जैसे आपने कहा इंटाइटलमेंट है, वो इंटाइटलमेंट उन्होंने बनाया है अपना। वो कहे ना मैं इंटाइटल्ड हूं टू बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, नहीं, उन्होंने वो बनाया है, उन्होंने वो अचीव किया है ओवर द इयर्स। तो आप यदि इनकी ऑटोबायोग्राफीज पढ़ेंगे ना, बायोग्राफीज पढ़ेंगे, तो आपको इतना सीखने को मिलेगा, इतनी टर्मिनोलॉजीज, इतने कॉन्सेप्ट्स, लीडरशिप स्टाइल। तो वो मुझे ऐसा लगता है यार, अच्छा ये क्या मैं ये अप्लाई कर सकता हूँ अपने लीडरशिप में। करेक्ट। एंड आई ऑल्सो फील कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, स्कूल सिस्टम, उसमें काफ़ी सारी बायोग्राफीज हैं, डिफरेंट फॉर्म में हो सकती हैं, बट देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग नीड के कुछ और इंस्पिरेशनल स्टोरीज ऐड हो, बायोग्राफीज ऐड हो अक्रॉस द ग्लोब, जो भी लीडर्स हैं, नॉट ओनली पॉलिटिकल लीडर्स जो ज़्यादातर चीज़ें होती हैं या हमारे पुराने वॉरियर्स हैं, राजे महाराजे, बट उसके अलावा जो इंडस्ट्री में लोगों ने पिछले 100 साल में अच्छा किया है, चाहे वो इंडिया, यूएस, यूरोप, कहीं पर भी हो, वैसी कुछ स्टोरीज बायोग्राफी के फॉर्म में या किसी और फॉर्म में, या उनके लाइफ का पर्टिकुलर एक कोई इंसिडेंस, ऐसी चीज़ें करिकुलम में ऐड होना चाहिए, क्योंकि आने वाला जो हिंदुस्तान है वो हम जानते हैं वो बुकिश नॉलेज को लेके कभी आगे बढ़ना नहीं चाहेगा। वो किसी की लाइफ से कुछ अच्छा सीख के अपनी लाइफ में उसको इम्प्लीमेंट करके फिर आगे बढ़ना चाहेगा। हमारी हिस्ट्री पढ़िए, हमारी मैथोलॉजिकल बुक्स पढ़ो, उनमें भी ये सब क्वालिटीज मिल जाएंगी आपको। बिल्कुल, भगवत गीता जो हम कहते हैं, आपके जिंदगी के हर सवाल, हर परेशानी का आपको जवाब वहां पर मिल जाएगा। बिल्कुल। भाई हिस्ट्री भी पढ़ो आप। यदि हम हिस्ट्री जब अपनी पढ़ते हैं, हमको लगता है कि यार हम अपनी ये क्यों पढ़ रहे हैं, जो मर गए हैं उनके बारे में क्यों पढ़ रहे हैं। जब आप उनके बारे में देखते हो तो मालूम चलता है उन्होंने क्या टेक्निक्स अप्लाई करी थी लीडरशिप की, पीपल मैनेजमेंट की, कि वो कहाँ पहुंचे, उन्होंने वो फाइट्स कैसे करी, पूरी वो तो ना स्ट्रैटेजी, टैक्टिक्स, लिमिटेड रिसोर्स में कैसे चीजों को मैनेज करना है। और आपने बिल्कुल सही बात, मैनेजमेंट लेसन्स हैं एक्चुअली सारे, राहुल, वो तो बहुत भयंकर आपके मैनेजमेंट लेसन्स है वहां पे। तो उसके अलावा जैसे आपने कहा ना कि हमको अब हमारे एजुकेशन सिस्टम में अपने लीडर्स की कहानियां पढ़ानी चाहिए अब, कि उन्होंने वो कैसे अचीव किया, उन्होंने कहां पर उनके फेलियर थे, उनकी फेलियर की केस स्टडीज होनी चाहिए हमारे एजुकेशन। एग्जैक्टली। हमेशा सक्सेस को एक पैरामीटर दिखाते हैं और उसको लाइमलाइट में रखते हैं, बट फेलियर में भी एक स्टोरी होती है, उसको हमेशा दिखाना चाहिए, मेरे ख्याल दिखाना चाहिए। मैं कह रहा हूं अनिल धीरूभाई अंबानी की स्टोरी सबको पढ़ानी चाहिए, बट ओनली सक्सेस स्टोरी पता है मोस्टली लोगों। बिल्कुल, हमने देखा ही नहीं कि, मतलब हमने तो देखा है आप और मैंने, तो कहाँ सक्सेस से वो कहाँ फेल हुए, राइट? और वो ऐसा नहीं है कि उन्होंने दोबारा खड़े नहीं हुए, वो अब दोबारा खड़े हो रहे हैं, बट आपको वो फेलियर स्टोरी पढ़ानी चाहिए। एग्जैक्टली। कि कहाँ पे क्या गलतियां हुई, कि जो हमें एज अ बिजनेसमैन, एज अ लीडर्स नहीं करनी चाहिए, ताकि हम फेल ना हो। मैं भी इस चीज में बहुत बिलीव करता हूँ, क्या नहीं करना चाहिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और पहले जानना चाहिए। क्या करना है वो बताने वाले बहुत लोग मिल जाएंगे, नहीं करना है वो कोई नहीं बताता है, इसलिए ये चीजें पता होना चाहिए। इवन हम लोगों की स्टोरीज जब सुनते हैं, थॉमस अल्वा एडिसन, आइंस्टाइन, हम उनको एज सक्सेसफुल साइंटिस्ट जानते हैं, लेकिन उसके पहले 1000 जो उन्होंने फील्ड एक्सपेरिमेंट करे हैं, उन्की कहानी किसी को नहीं पता है, सिर्फ एक जो सक्सेसफुल, जिसके कारण उनका आज नाम है। बट अगेन वो रेजिलेंट वाला जो आपने पार्ट मुझे बताया था, उन्होंने अपनी जिद कभी छोड़ी नहीं, वो इंप्रूव करते रहे डे बाय डे। और यदि वो एक सक्सेस नहीं होता ना, तो उनकी कोई स्टोरी होती नहीं। एग्जैक्टली। अगर छोड़ दिया होता बीच में उन्होंने अपना, तो उनकी कोई स्टोरी नहीं थी फिर तो वो एक और ऐसे साइंटिस्ट होते जो हमारे हिस्ट्री में आए, हिस्ट्री में चले गए, क्योंकि किसी ने कोई पढ़ा नहीं, क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसा कुछ किया नहीं कि जो आज भी हमारे पास है, नहीं है तो फिर वो चला जाएगा। राइट। तो यदि उन्होंने छोड़ दिया होता तो एक्चुअली ना आज हमारे पास लाइट होती। ग्रेट। सो चलते चलते अगर मैं आपसे ये सवाल पूछूं कि आज जो हमने काफी सारी बातें की, और
अगर एक दो कोई टेक अवे इस पूरे डिस्कशन से, इस डिस्कशन का क्रक्स, निचोड़, अगर आप समराइज करके 2-3 सेंटेंस में बताना चाहें हमारी ऑडियंस को कि इन केस, आई एम श्योर हम इस एपिसोड की बहुत सारी रील्स बनाएंगे तो उस रील के लिए अगर मैं आपसे कंटेंट मांगू तो क्या बोलना चाहेंगे आप? सो राहुल, मेरे ख्याल से जो हमने लास्ट की 2 बात करी है ना, वही सबसे इम्पॉर्टेंट है हर किसी के लिए, चाहे आप एज ए स्टूडेंट हो, चाहे एज अ कॉर्पोरेट प्रोफेशनल हो, चाहे एज अ बिजनेसमैन हो, चाहे आप स्टार्टअप फाउंडर हो, कि फेलियर से और रिस्क लेने से डरो मत। मैंने अपनी लाइफ में खुद देखा है, जब हम बिहाइंड द स्क्रीन हम जब डिस्कस कर रहे थे अपने पॉडकास्ट की जर्नीज, राइट, तो यही डिस्कस कर रहे थे कि यदि हम उस समय डर गए होते ना कि ये पॉडकास्ट नहीं चला, तो वो नेगेटिव थॉट से मैंने शुरुआत ही नहीं करी थी। मेरा थॉट ही यही था कि क्या होगा, हम तो इसको आगे बढ़ाएंगे, चलेगा क्यों नहीं चलेगा, आप मेहनत करोगे और होगा, शायद हो सकता है फेल हो आप, बट फेलियर से उठना भी बहुत जरूरी है। तो मेरा तो सबसे बड़ा लेसन ही यही है कि रिस्क लो अपने करियर में, अपनी लाइफ में, और उस रिस्क को एंजॉय करो। और रिस्क में सक्सेस होगा या फेलियर होगा वो आपको अभी नहीं पता। जब तक वो रिस्क लोगे नहीं, तब तक कैसे मालूम चलेगा कि उसमें आप सक्सेस हुए या फेल हुए। तो सबसे बड़ा एग्जाम्पल आई थिंक मैंने अपनी एक पॉडकास्ट में भी कवर किया था, ऋषभ पंत का किया था। मतलब मेरे लिए वो बंदा अलग अलग लेवल पे है। वो क्यों? इसीलिए है क्योंकि उसने वो कभी पीछे नहीं हटा, उसने रिस्क लेने से भागा नहीं। वो उसने कहा, डॉक्टर ने कहा कि नहीं तुम खेल नहीं पाओगे। क्यों नहीं खेल पाऊंगा, खेलूंगा, मेहनत करूंगा तो मैं दोबारा खड़ा हो जाऊंगा। उसने करा, वो फेलियर से डरा नहीं। क्या होगा, दोबारा से लिगामेंट्स टूट जाएंगे, दोबारा से कहीं पर मेरे हैमस्ट्रिंग आ जाएगा, बट कोई नहीं, उस पर दोबारा काम कर लेंगे। अभी तो मैं खड़ा हूं, अभी तो मैं क्रिकेट खेलूं जो मुझे खेलना है। वही है कि आपको रिस्क लो, अचीव करो। अदरवाइज तो जितने हमारे फाउंडर्स हैं आज, इतने सक्सेसफुल फाउंडर्स हैं, यदि उन्होंने रिस्क नहीं लिया होता अपना बिजनेस स्टार्ट करने का, तो हमें वो बिजनेसेस मिले ही ना होते, है ना। तो हम तो फिर आज भी वहीं पर ही होते। वही हम कहते हैं कि हम अंडर डेवलप्ड कंट्री है क्योंकि किसी ने रिस्क लिया ही नहीं। उन्होंने रिस्क लिया, वो खड़े हुए, उन्होंने फेल भी हुए। हमारे भी अनिल धीरू भाई अंबानी की बात कर रहे थे, क्या वो फेल नहीं हुए फेल, दोबारा खड़े नहीं हो रहे, होंगे, अभी भी होंगे और आगे भी होंगे। तो फेलियर स्टोरी से डरो मत, फेलियर से, और रिस्क लेने से मत डरो। और जो दूसरा, जो मेरा सबसे बड़ा लेसन है वो यही है, जो भी चीज शुरुआत कर रहे हो पॉजिटिव माइंडसेट से करो। नेगेटिव माइंडसेट को तो निकाल ही दो जिंदगी से। जिंदगी में जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। लोग इस पे कमेंट करेंगे, नहीं सर मैंने ये लूज करा, मैंने वो लूज करा, वो तो अच्छा नहीं था। यार कुछ अच्छा होगा उसमें, आप उसको अच्छा देखोगे तो अच्छा होगा। आप उसको देख ही नेगेटिव रहे हो, इसलिए वो नेगेटिव है। तो यही 2 लर्निंग्स है मेरे हिसाब से कि रिसिलिएंट बनो, अपनी ग्रोथ जर्नी को पीछे धकेलो मत, आगे बढ़ते चलो, रिस्क लेते चलो, सब अच्छा होगा। ग्रेट। और एक लास्ट क्वेश्चन बिफोर वी रैप अप दिस पॉडकास्ट। हमने अपनी ऑडियंस के लिए, यंग प्रोफेशनल्स के लिए काफ़ी सारे आपसे एडवाइस ली, लेकिन मैं अगर पर्सनल लेवल पे आपसे पूछूं, आप एक कॉर्पोरेट फुल टाइम जॉब कर रहे हैं, आपकी फैमिली है, वाइफ, बच्चे, पेरेंट्स, ये एक पॉडकास्ट भी है, काफ़ी सारे लोगों से आप नेटवर्क भी करते हैं, इतना सारा कुछ कैसे मैनेज कर रहे हैं? आई नो एक बहुत डिसिप्लिन लाइफ की ज़रूरत है, सेल्फ मोटिवेशन की ज़रूरत है, बट उसके बियॉन्ड और आप क्या डे टू डे अपने आप में इम्प्रूव कर रहे हैं, या कैसे आप मैनेज कर रहे हैं, जस्ट मैं जानना चाहता हूँ। इट्स रियली डिफिकल्ट, आई कैन इमेजिन। राहुल, ये क्वेश्चन ना मुझे सब पूछते हैं, मेरे स्टूडेंट्स भी पूछते हैं, जो पॉडकास्ट में आता है वो भी पूछते हैं, अच्छा आप इतना कुछ कर रहे हो। ये इतना कुछ है नहीं, ये इतना कुछ सब आपके दिमाग में है। हम सबके पास 24 आवर्स हैं, हम सबके पास 7 डेज हैं इन अ वीक, राइट। हम कॉर्पोरेट लाइफ में 5 डेज ही दे रहे हैं। आई अंडरस्टैंड कई बार हमें सैटरडे संडे भी काम करना होता है, बट आपको वो मैनेज भी करना आना चाहिए। तो सबसे बड़ा जो लेसन है मैंने जो सीखा है वो यही सीखा है कि आप अपने टाइम को कैसे मैनेज कर रहे हैं। आप कोई भी चीज यदि स्ट्रेस लेके कर रहे हो ना तो मत करो, मैंने वो सीखा है। अब मैं जब पढ़ाने जाता हूं, मैं ये सोचूं यार ये पढ़ाने जब मैं जा रहा हूं ये मेरे लिए स्ट्रेसफुल है, तो फिर वहां पे वो दिक्कत आ जाएगी। फिर मैं ना वो अच्छे से पढ़ा पाऊंगा, ना मैं उसके लिए टाइम निकाल पाऊंगा। तो टाइम मैनेजमेंट एंड डूइंग द थिंग्स विद अ पॉजिटिव माइंडसेट इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिर मेरा वही पॉइंट है, और इतनी सारी चीजें मैनेज हो जाती हैं। मंडे टू फ्राइडे
मेरा ऑफिस टाइम होता है, मैं उस टाइम पे और कुछ नहीं करता। सैटरडे संडे और मंडे टू फ्राइडे में ऐसा नहीं है कि केवल ऑफिस टाइम है, उसमें मेरे पास पर्सनल टाइम भी है। मैं अपने लेक्चर्स की तैयारी करता हूँ, अपनी नेटवर्किंग भी करता हूँ। ऑफिस के बाद जो टाइम होता है, ऑफिस के इन बिटवीन भी टाइम होता है। अब आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी है तो आप कभी भी टाइम निकाल सकते हो। तो इन बिटवीन आप नेटवर्किंग करो, अपने दोस्तों से बात करो। आजकल जो नई जनरेशन को प्रॉब्लम होती है ना कि यार मेरे सोशल लाइफ के लिए टाइम नहीं है। क्यों नहीं है? लंच ब्रेक जरूर तो ना 1 घंटे का लेना, हाफ एन आवर में लंच करो, उसके बाद हाफ एन आवर अपने कनेक्ट करो, अपने फ्रेंड से बात कर लो, अपने पेरेंट्स से बात कर लो। यदि पेरेंट्स किसी और सिटी में रहते हैं तो उस हाफ एन आवर में अपने पेरेंट्स से बात कर लो, पूछ लो कि कैसे हो मम्मी, कैसे हो पापा, सब ठीक है, कोई जरूरत तो नहीं है किसी चीज की। तो वो मैनेज हो जाता है। और मेरे साथ क्या होता है कि हम आई स्टे विद माई पेरेंट्स, तो हम शाम को खेल लेते हैं, 4-5 इकट्ठे बैठ के कार्ड्स खेल लिए, बातें कर ली, डिनर साथ कर लिया, तो वो आपको रिलैक्स हो जाता है। तो आपका जो इतना भी थकान होती है, मैं स्ट्रेस नहीं कहूंगा, मैं स्ट्रेस बहुत कम लेता हूँ, जो थकान होती है ना वो दिन की उतर जाती है। फिर आप दोबारा से रिजुविनेट हो जाते हो कि अच्छा अब कुछ और करते हैं। और अपना दिन यदि आप डिसिप्लिन से मैनेज कर पाओ तो उससे बड़ा कोई मतलब वो दिन में 24 घंटे हैं, 24 घंटे में बहुत कुछ हो सकता है। तो वो मंडे टू फ्राइडे हो गया। सैटरडे संडे फिर मैं क्या होता है कि डिवाइड कर लेता हूँ टाइम को, कि फैमिली के साथ, वाइफ के साथ, किड के साथ जो टाइम इन्वेस्ट करना है, स्पेंड करना है, तो वो करते हैं। उसके बाद पॉडकास्ट के लिए एक शेड्यूल निकाल लेते हैं। तो हर चीज के लिए आपने यदि बकेट्स बना ली तो आप उसको मैनेज कर पाते हो, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। आपने यदि प्लानिंग नहीं कर रहे हो तो फिर आपकी जिंदगी केओस है। प्लानिंग इज इम्पोर्टेंट। हाँ, प्लानिंग एग्जीक्यूशन। हाँ, प्लानिंग के साथ एग्जीक्यूशन। मेरे को अच्छे से याद है राहुल, जब मैंने पॉडकास्ट के बारे में सोचा था ना, तो यदि मैं उसको स्टार्ट नहीं करता ना तो मैं कभी स्टार्ट नहीं कर पाता। मतलब मैंने एक गेस्ट को पकड़ लिया और मैंने कहा कि अब मैं को आपके साथ करना है। यू हैव टू टेक लाइक लीप ऑफ फेथ और शुरू कर देना है। हाँ, वही सबसे इम्पोर्टेंट है। मेरे भी कई सारे दोस्त हैं अलग अलग, कोई बिजनेस शुरू करना चाहता है काम के साथ, कोई और चीज। पिछले 10 साल से शायद हम उस टॉपिक पे बात करते हैं, लेकिन किसी का कुछ शुरू नहीं हुआ। कुछ लोगों ने शुरू भी किया है, हाँ, लेकिन ज्यादातर लोगों ने नहीं शुरू किया। शुरू करना सबसे इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल। आगे की कहानी तो बाद में बनेगी ना। हाँ, कहीं से तो स्टार्टअप करोगे। वो डिसीजन लेना उस समय। मैंने ऐसे बहुत सारे डिसीजंस, मेरी फैमिली कई बार मुझे बोलती भी है कि यार तुम ऐसे कैसे डिसीजंस ले सकते हो, अच्छा कल चलते हैं, अच्छा कल करते हैं। मैंने कहा करते हैं ना, क्योंकि मैं कल पे छोड़ नहीं रहा हूं कि कल हो जाएगा, नहीं है मेरा, कल करते हैं ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वहां से वो एक मतलब एक पॉजिटिव माइंडसेट आता है कि अच्छा एग्जीक्यूशन हो गया ना, अब तो होगा ना। एक बार चालू कर लिया तो जैसे आपने कहा ना कि कर लिया। वो फर्स्ट गेस्ट मैंने जब साइन इन कर लिया था ना कि मेरे को पॉडकास्ट अब इनके साथ करना है, तो तब शुरू हो गया था। अदरवाइज मैं प्लानिंग में ही, जैसे हमारे गोवा के प्लान्स होते हैं वो प्लानिंग में रह जाते हैं, वैसे ही मेरा भी प्लानिंग में रह जाता है। कहाँ पर है। ग्रेट। अभिषेक, थैंक यू सो मच। आपसे बात करके आज बहुत मजा आया। और बहुत सारी चीजें हैं जिसके बारे में बात कर सकते हैं। सो लेट्स कनेक्ट सम अदर टाइम फॉर सेकंड राउंड ऑफ आवर डिस्कशन। बिल्कुल। बट टिल देन थैंक यू सो मच अगेन फॉर योर प्रीशियस टाइम। और आपने जो भी गाइडेंस, तो मैं नहीं कहूँगा, सलाह भी नहीं कहूँगा, आपने अपनी लाइफ कुछ से निकाल के कुछ लाइफ लेसन जो हमारी ऑडियंस को दिए हैं, आई एम श्योर अगर जो भी लोग उसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे कहीं ना कहीं उनको बहुत फायदा होने वाला है। राहुल, बहुत अच्छा काम कर रहे हो। मैंने आपके बहुत सारे पॉडकास्ट देखे हैं जहाँ पे कितनी ही लर्निंग्स है प्रोफेशनल्स के लिए और सबके लिए है लर्निंग्स। तो मजा आता है एंड होप ये एपिसोड भी उतना ही अच्छा चले और उन सबसे और अच्छा चले, ताकि हम और ज्यादा ग्रो कर सके। तो यही है, सारी बेस्ट विशेस आपके लिए। मैं और आप रुकेंगे नहीं। हम जिस काम को सोच के आए हैं, लोगों को एम्पावर करने के लिए, लोगों को कनेक्ट करने के लिए, एक अच्छा कंटेंट देने के लिए, हम वो करते रहेंगे। बिल्कुल, रुकना तो है ही नहीं। ग्रेट। थैंक्स अगेन। थैंक्स राहुल, थैंक्स।